हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94 में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि मैं आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक चैप्टर के दूंगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र। कौन सा? नागरिक शास्त्र के चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। चैप्टर 1 का नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। क्या नाम है? द्विध्रुवीयता का अंत। इसके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को बारीकी से देखें और इनमें से एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत किस घटना से हुआ था? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत किस घटना से हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन ए है NAM का गठन, दूसरा सोवियत संघ का विघटन, तीसरा नाटो का गठन, चौथा आसियान का गठन। ठीक है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है सोवियत संघ का विघटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1991। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? यानी सोवियत संघ कुल कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो आप सभी को बताना है कि सोवियत संघ कुल कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 15। कितने? 15 गणराज्य सोवियत संघ में शामिल थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी लातविया, ऑप्शन सी एस्टोनिया है एस्टोनिया, ऑप्शन डी पोलैंड। तो आप सभी को पता होगा कि जो सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था वो नहीं था इसमें से एस्टोनिया। कौन नहीं था? एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? एक शक्ति, दो शक्ति केंद्र, अनेक शक्ति केंद्र या कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है कि द्विध्रुवीयता का मतलब होता है, द्विध्रुवीयता का अर्थ होता है कि दो शक्ति केंद्र, मतलब विश्व में दो शक्ति केंद्र था। ठीक है, एक तरफ था सोवियत संघ, दूसरी तरफ था अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान दो प्रमुख शक्ति गुट कौन थी? शीत युद्ध के दौरान दो प्रमुख शक्ति गुट कौन थी? भारत और चीन थी, अमेरिका और जापान थी, अमेरिका और सोवियत संघ थी, चीन और रूस थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था इसका? आर्थिक कमजोरी थी, या राजनीतिक अस्थिरता थी, या प्रशासनिक समस्याएं थी, या उपर्युक्त सभी थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। यानी आर्थिक कमजोरी भी थी, राजनीतिक अस्थिरता भी और प्रशासनिक समस्याएं भी थी। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? लेनिन थे, स्टालिन थे, खुरुश्चेव थे, या गोरबाचेव थी। ठीक है, ठीक है, इनको ये भी कहा जाता, एक इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के भी पूछ लिया जाता कि सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? वही अंतिम राष्ट्रपति थे, वो थे मिखाइल गोरबाचेव। कौन थे? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मिखाइल गोरबाचेव थे। अगला क्वेश्चन, पेरिस्त्रोइका का संबंध किससे था? पेरिस्त्रोइका का संबंध किससे था? विदेश नीति से था, आर्थिक सुधार से था, या सैन्य नीति से था, या शिक्षा से था? ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है आर्थिक सुधार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, इसका आंसर आर्थिक सुधार बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लासनोस्त का अर्थ क्या था? ग्लासनोस्त का अर्थ क्या था? युद्ध, गोपनीयता, या खुलापन, या तटस्थ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी खुलापन। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी खुलापन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बनी? यानी द्विध्रुवीय थी, एक ध्रुवीय थी, बहुध्रुवीय थी, या गुट निरपेक्ष थी?
ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीयता विश्व में हो गई थी। जो एक ध्रुवीय था अमेरिका, कौन सा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा है? बी। जो एक ध्रुवीय बना था वो कौन बने था? अमेरिका। कौन बना था? अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ध्रुवीय विश्व में प्रमुख शक्ति कौन बनी थी? देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। तो चीन, रूस, अमेरिका और भारत। तो आप सभी को पता चढ़ गया है कि जो एक ध्रुवीय विश्व में प्रमुख शक्ति बनी थी वो बनी थी अमेरिका। कौन सी बनी थी? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप किस गुट में था? पूर्वी यूरोप किस गुट में था? NATO नाटो में, NAM में, या वार्सा संधि में, या सार्क में? तो जो पूर्वी यूरोप था वो किस में शामिल था? किसमें था? ऑप्शन नंबर सी, वार्सा संधि में। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वार्सा संधि में। वार्सा संधि का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945, 1955, 1961, 1971। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि वार्सा संधि का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को क्या माना गया है? मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को क्या क्या माना गया है? एक कमजोर राष्ट्र माना गया, उत्तराधिकारी राज्य माना गया है, तटस्थ देश माना गया, उपनिवेश देश माना गया। ठीक है, तो सोवियत जो रूस है, रूस को माना गया था उत्तराधिकारी राज्य। ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य रूस को माना गया था। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवीयता के अंत से कौन सा संगठन समाप्त हो गया था? कौन सा संगठन समाप्त हो गया था? WTO हो गया था, IMF हो गया था, या नाटो हो गया था, या वार्सा संधि हो गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वार्सा संधि समाप्त हो गई थी। देखिए WTO जो है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF जो है IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसका नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीनों का फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का अंत किस दशक में हुआ था? शीत युद्ध का अंत किस दशक में हुआ था? 1970, 1980, 1990, सन 2000 के दशक में। ठीक है, तो जो शीत युद्ध का अंत हुआ था वो हुआ था 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद, या वैश्वीकरण? ठीक है, तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी समाजवाद पर आधारित। किस पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजवाद पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की प्रतिस्पर्धा को क्या कहा गया है? क्या कहा जाता है? शीत युद्ध के दौरान जो हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सशस्त्रीकरण, ऑप्शन बी हथियारों की दौड़, ऑप्शन सी युद्ध नीति, या ऑप्शन डी शांति अभियान? ठीक है, तो जो उस समय इस शीत युद्ध के दौरान हथियारों की प्रतिस्पर्धा है उसको कहा जाता था हथियारों की दौड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन से किस विचारधारा को सबसे अधिक झटका लगा था? किस विचारधारा को सबसे अधिक? लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद, या पूंजीवाद? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है समाजवाद। कौन सा? समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवीय व्यवस्था में छोटे देशों की स्थिति कैसी थी? छोटे देशों की स्थिति कैसी थी? तो वो स्वतंत्र थे, या शक्तिशाली थे, या आश्रित थे, या तटस्थ थे? ठीक है, तो द्विध्रुवीय व्यवस्था में छोटे देश आश्रित थे, एक दूसरे देशों पर आश्रित थे। मतलब या तो वो अमेरिका पर या वो सोवियत संघ पर आश्रित थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष युद्ध क्यों नहीं हुआ? प्रत्यक्ष युद्ध क्यों नहीं हुआ? पहला आर्थिक संकट, दूसरा परमाणु हथियारों का भय, या तीसरा संयुक्त राष्ट्र का दबाव, या चौथा गुट निरपेक्ष आंदोलन? ठीक है, तो जो शीत युद्ध है के दौरान प्रत्यक्ष युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय परमाणु हथियारों का भय था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे, इसलिए दोनों का भय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए देश बने थे? सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए देश बने थे? 10, 12, 15, या 18? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ऑप्शन नंबर सी कितने? 15 राष्ट्र बने थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की आर्थिक नीति किस विचारधारा पर आधारित थी? अमेरिका की आर्थिक नीति किस विचारधारा पर आधारित थी? साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, या तटस्थता? ठीक है, जो अमेरिका की आर्थिक नीति थी वो किस पर आधारित थी? पूंजीवाद पर। किस पर आधारित थी? पूंजीवाद पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवीयता के अंत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर क्या प्रभाव पड़ा?
नकारात्मक या कोई प्रभाव नहीं था, विदेश नीति में बदलाव था या युद्ध की स्थिति थी। 4 ऑप्शन है, आप सभी बताएंगे कौन सा आंसर इसमें। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदेश नीति में बदलाव हो गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का प्रतीक क्या था। सोवियत संघ का प्रतीक क्या था। तिरंगा था, हथौड़ा और हंसिया था, या चक्र था, या सितारा था। ठीक है, तो सोवियत संघ का जो प्रतीक था वो था हथौड़ा और हंसिया। क्या था, हथौड़ा और हंसिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य क्या था। शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य क्या था। युद्ध करना, किसी गुट में शामिल होना, या स्वतंत्र विदेश नीति, या सैन्य शक्ति बढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो लास्ट जो इसका ऑप्शन सही है वो स्वतंत्र विदेश नीति, ऑप्शन नंबर सी। शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य था स्वतंत्र देशों की स्वतंत्र विदेश नीति बनाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवीय व्यवस्था द्विध्रुवीय व्यवस्था में द्विध्रुवीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन किस पर आधारित थी। द्विध्रुवीयता में शक्ति संतुलन किस पर आधारित थी। ऑप्शन ए आर्थिक सहयोग, ऑप्शन बी सैन्य शक्ति, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संबंध, ऑप्शन डी व्यापार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैन्य शक्ति। मतलब द्विध्रुवीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन किस पर आधारित था, सैन्य शक्ति पर। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश सबसे शक्तिशाली बना था। रूस, चीन, अमेरिका, या भारत। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर है सी, अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीयता के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन आया। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी। इससे हमें एक अंदर से उत्सुकता होती है और अच्छी फीलिंग होती है और आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।